आखिरी बात क्या हुई थी? ये वाला सवाल था ना। ठीक है भाई, आखिरी में वो ग्राम इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन किया था ना। ठीक है, तो खत्म है वो सब मामला। अभी आ जाइए, छोटी छोटी दो बातें हैं, दो तीन बातें हैं, उन्हें खत्म करते हैं, कहानी खत्म है। हेनली एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट का मॉड्यूल अब आपका मैक्सिमम लग जाना चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी आज हो जाएगा, लॉज वो भी आज लगभग लगभग चीजें खत्म ही हो जाएंगी। तो आज आपको, आज के बाद आपको मॉड्यूल लगभग लगभग पूरा ही लगा लेना है। हेनली एम्पिरिकल फॉर्मूला, और जब मैं मॉड्यूल बोलता हूं कि मॉड्यूल लगा लेना है, तो मतलब अपना तो लगा ही सकते हैं, आपको जिसकी इच्छा हो। कोचिंग में आप जिसको भी समझते हो कि आपका पड़ोसी ऐसा लगाता है वैसा, किसी का भी मॉड्यूल आप लगा सकते हैं। आपको वो पढ़ा दिया गया है जो पढ़ के आप किसी का भी मॉड्यूल, चाहे वो अपने आप को कितना बड़ा, ठीक है, लगा सकते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। इतनी पढ़ाई आपको करा दी गई, अगर आप नोट्स को कायदे से पढ़ें तो सिर्फ नोट्स को पढ़िए, उतना एनफ है कहीं भी सर उठा के जीने के लिए। हेनली एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। लिखें परिभाषा, इट रिप्रेजेंट्स, परिभाषा लिखें, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो, it represents the simplest ratio of number of atoms present in one molecule of compound, present in one molecule of compound. It represents the simplest ratio of number of atoms present in one molecule of compound. दूसरी हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो लाइन छोड़ के। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नीचे लिखो, it represents the actual number of atoms, it represents the actual number of atoms present in one molecule of compound, present in one molecule of compound. दो बातों को पढ़िए ध्यान से। पहले इंपिरिकल फॉर्मूला में आपसे क्या कहा गया, क्या रिप्रेजेंट करता है वो, तो इसमें मेन जो की पॉइंट है वो ये कि ये सिंपलेस्ट रेशियो शो करता है। और जो दूसरा वाला है वो क्या बताता है, वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। तो वास्तविक स्थिति क्या है वो दूसरा वाला बताता है, और जो उसकी सिंपलेस्ट रेशियो की स्थिति है वो पहला वाला बताता है। इतना ही अंतर है, दोनों ही क्या बताते हैं, एटम्स की वैल्यू। किसमें, एक मॉलिक्यूल में। भाई एक मॉलिक्यूल में मान लीजिए दो प्रकार के एटम है, तीन प्रकार के एटम है, तो उनकी क्या संख्या है, उनमें दो बातें हो सकती हैं, एक जो वास्तविक स्थिति है वो, और एक जो उनकी सिंपलेस्ट रेशियो की स्थिति है वो। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो की स्थिति है वो कौन बताता है आपको, पहला वाला, और जो एक्चुअल स्थिति है वो दूसरा वाला। ठीक है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा फिर, क्योंकि देखिए सिंपलेस्ट रेशियो से ही मॉडिफाई करके कौन सा बना होगा, एक्चुअल स्थिति। भाई एक्चुअल स्थिति कहीं और से थोड़ी आई होगी, और एक्चुअल स्थिति को सिंपलेस्ट बना करके क्या बनाया गया होगा, सिंपलेस्ट रेशियो। तो मतलब दोनों आपस में कहीं ना कहीं किसी एक डिजिट से कनेक्टेड है, कभी दो गुना कभी तीन गुना, कोई ना कोई कनेक्शन दोनों के बीच में होगा, वो हमें ढूंढना होता है। ठीक है, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें पहले ये समझना होगा कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है भाई, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है जैसे आप दो डिजिट के बीच में रेशियो ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं सिंपलेस्ट हो, तो दो बातों का ध्यान रखें। पहला, इनके बीच में कैसा रेशियो होना चाहिए, इंटीग्रल। कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल का मतलब 1 2 3 4 ऐसा, नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव इंटीजर, ऑब्वियस सी बात है। तो इंटीग्रल रेशियो होना चाहिए। और दूसरी बात, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। मतलब इंटीग्रल होने का मतलब कोई भी व्यक्ति फ्रैक्शनल, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, वन के अलावा कोई भी कॉमन इंटीजर दोनों में डिवाइड या तीनों में डिवाइड, जो भी रेशियो है उसमें डिवाइड
नहीं होना चाहिए। 1 तो सब में डिवाइड होगा, 1 के अलावा कोई कॉमन इंटीजर किसी में डिवाइड ओवरऑल, जैसे दो व्यक्ति रेशियो में है ए बी, तो उन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन इंटीजर डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर 3 लोग हैं तो तीनों में 1 के अलावा कोई कॉमन इंटीजर डिवाइड, तीनों में बोलने का मतलब है मेरा कि अगर 2 में हो जाए, बराबर, मान लीजिए ए और बी में कॉमन इंटीजर डिवाइड हो रहा है लेकिन सी में डिवाइड वो नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हैं? तो हमारी शर्त क्या है, तीनों में डिवाइड एक साथ नहीं होना चाहिए, 2 में हो रहा है तो चलेगा। अरे ठीक है क्या, उदाहरण के तौर पे अब अभी तक जितनी बातें बोली उसमें आपको डेटा से समझ में ज्यादा आएगा। डेटा को लीजिए, जैसे मान ले मैं कहता हूं 2:4, एक व्यक्ति कहता है 1/2:1, एक कहता है 3:6:9। अब ये बताओ इनमें से कोई सिंपलेस्ट रेशियो है क्या? तो जवाब है इनमें से कोई भी सिंपलेस्ट रेशियो न ये है, न ये है और ना, क्यों? ये वाला क्यों नहीं है? फ्रैक्शन है। ये वाला क्यों नहीं है? तीनों में 3 डिवाइड हो रहा है। चेक करिए। ये वाला क्यों नहीं है? दोनों में 2 डिवाइड हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, 1 के अलावा कोई और कॉमन इंटीजर डिवाइड, ठीक है। तो इनको सिंपलेस्ट बना सकते हैं क्या? क्या करें? जो डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड कर दो। बताओ इसमें कॉमन दोनों में क्या डिवाइड हो रहा है? तो क्या करो, 2 डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2/2 और 4/2। अब कितना हो गया? अब ये क्या सिंपलेस्ट रेशियो है? यस। अगले वाले पे आओ भाई। अगला वाला क्या कह रहा है? 1/2:1। ये कैसा है? फ्रैक्शनल। इसको क्या कर लो, इंटीजर बना लो। कितने से मल्टीप्लाई करो? तो दोनों को करेंगे ना मल्टीप्लाई। तो 1/2 × 2 और 1 × 2 कितना हो गया? 1:2। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? यस। अगले पे आइए, इसमें कॉमन कौन डिवाइड हो रहा है तीनों में? तो तीनों में 3 डिवाइड कर दो, 3/3, 6/3, 9/3। रेशियो तो सेम ही है ना भाई, जो किया तीनों में किया है। तो रेशियो को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। ध्यान दें क्या बोल रहा हूं, रेशियो को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये जो तीनों टिक लगे हैं ये क्या सिंपलेस्ट रेशियो है? क्या ये सब इंटीग्रल रेशियो है? क्या इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन इंटीजर तीनों में या दोनों में डिवाइड नहीं हो रहा? 2 लोग हैं तो 2 में, 3 लोग हैं तो 3 में। खींचो। तो सिंपलेस्ट पे पहुंचने का तरीका पता चल गया आपको। बस 2 बातों का ध्यान रखना है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई कॉमन इंटीजर सब में डिवाइड नहीं होना चाहिए। पेपर पर हुआ था कितनों के सारे सही हो फिजिकल केमिस्ट्री पेपर में? किसी की नहीं सही पूरे? एक छोड़ के सब सारे सही हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, एक छोड़ के सारे सही हैं। कितने लोग हैं? अच्छा, सारे छोड़ के एक सही है। दो स्टेटमेंट लिखिए भाई, सबकी बात होनी चाहिए ना। लोग क्यों कहते हैं टॉपर की बात मत करिए, सबकी बातें करिए। तो अपने क्या नीचे तबके से लेकर ऊपर तक सबकी बात करते हैं, सब कवर हो गए उसके बीच में। लिखिए, टू डिफरेंट कंपाउंड्स, दो बयान है स्टेटमेंट अलग से प्रश्न की फॉर्म में। टू डिफरेंट कंपाउंड्स मे हैव सिमिलर इंपीरिकल फॉर्मूला। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। टू डिफरेंट कंपाउंड्स मे हैव सिमिलर इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, empirical formula may be similar, empirical formula may be similar to its molecular formula, empirical formula may be similar to its molecular formula in some compounds, मे बी। हाँ, मे बी भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
रिपीट करें, एम्पिरिकल, दूसरा स्टेटमेंट है एम्पिरिकल फॉर्मूला में बी सिमिलर टू इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन सम कंपाउंड्स। क्या लगता है कौन सही कौन सा गलत? कितने कहते हैं दोनों सही, दोनों गलत? अच्छा एक सही एक गलत, अच्छा बाकी कुछ कहते नहीं है। आइए देखिए, एक तरफ लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरी तरफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। मान लें कंपाउंड लिया मैंने ग्लूकोज, एसिटिक एसिड, बेंजीन, मेथेन, बताओ क्या बता सकते हो? तुम्हें देख के क्या लग रहा है, क्या बताओगे? कर मेरे इसके कुछ पूछा ही नहीं है। अरे सामने यही बताओगे और क्या बताओगे? बताएं भी, यहाँ पे क्या ये क्या एक्चुअल स्थिति है? चेक करें, इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल स्थिति। एक्चुअल स्थिति का मतलब ग्लूकोज ऐसा ही होता है। अब उसमें 6 कार्बन 6 ही होंगे एक मॉलिक्यूल में, 12 नहीं होंगे। ये है एक्चुअल स्थिति। एक्चुअल स्थिति कितनी बताओ ग्लूकोज में? 6 12 6। तो इसका अगर सिंपलेस्ट बनाए तो कितना हो जाएगा? 1 to 1। तो अगर बताइए इसका सिंपलेस्ट लिख दें उस तरफ 6 12 6 का, तो क्या 1 to 1 बनेगा? तो बताओ क्या बनेगा? C1H2O1। 6 डिवाइड कर दिया, इसको बताओ ऐसे लिख सकते हो क्या? C2H4O2 बराबर। क्या रेशियो है? 2 4 2। 2 डिवाइड करो कितना हो गया? 1 2 1। आंसर क्या हो गया? C1H2O1। अगले पे आओ, यहां बताओ एक्चुअल स्थिति कितनी है? 6 6। सिंपलेस्ट नहीं है ये, क्यों? 6 डिवाइड हो रहा है तो सिंपलेस्ट क्या होगी? 6 डिवाइड कर दो, C1H1। अगले पे आओ, एक्चुअल स्थिति क्या है यहाँ पे? 1 4। तो यही सिंपलेस्ट भी है क्योंकि दोनों इंटीजर भी हैं और कॉमन कोई डिवाइड भी नहीं हो रहा। तो बताइए यही इनकी इंपीरिकल स्थिति भी होगी 1 4। चेक करें कंक्लूजन। कंक्लूजन ये निकलता है कि दो व्यक्ति जो आपने ये लिए, एक कौन है ग्लूकोज, एक कौन है एसिटिक एसिड, ये डिफरेंट कंपाउंड है या सेम कंपाउंड है? लेकिन दोनों की इंपीरिकल फॉर्मूला सेम है। तो क्या बोला था? इंपीरिकल फॉर्मूला में बी सिमिलर टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला में बी सिमिलर फॉर टू डिफरेंट कंपाउंड्स इन सम केसेस। पढ़ लें, कुछ केसेस में डिफरेंट कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। पहला बयान ट्रू है। दूसरा पढ़िए, दूसरे में कह रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला में बी सिमिलर इन सम केसेस टू इंपीरिकल। तो बताओ ये इंपीरिकल है और ये क्या है? मॉलिक्यूलर है। तो इंपीरिकल मॉलिक्यूलर के जैसा ही हो गया। कभी कभी ऐसा हो भी सकता है और कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? मे बी। ठीक है, संभाल के बोलिएगा, ठीक है? तो ये मामला है। तो यार दोनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी है। बस दोनों क्या ट्रू लिख लें, ट्रू, सत्य घटना है। तो सत्य घटनाओं के मैंने आपको क्या दे दिया? एग्जाम्पल, कल एग्जाम्पल बोलते हैं इसको। तो एग्जाम्पल मिल गया आपको, आगे बढ़िए। चले भाई, हो गया? कोई नोट कर रहा है? 2 3 कर रहे हैं। पड़ोसी मदद करें उनकी नोट करने में। उंगली पकड़ के चलना सिखाओ उनको जल्दी जल्दी। गुलाबी पेन का प्रयोग करिए।
ये लगाएंगे। जल्दी सवाल नोट करिए फटाफट 10 सेकंड में। हाँ भाई शुरू करें, एक बार समझ लें तरीका क्या है, प्रश्न नोट कर लें बस। कई लोग नए चैप्टर का इंतजार कर रहे होंगे, नए चैप्टर जाकर तब से आएंगे। उनको हर बार जैसे कोई nth चैप्टर चलता है तो उनको n+1th चाहिए होता है, ऐसे उनका नया साल आ जाता है, उनको नई चीजें पसंद है। कहने 25 आई डोंट लाइक, 26 लाओ, गिव मी 26। अब देखिए 57.8%, तो भैया पढ़ना सब पड़ेगा, ऐसे हल्के में आप कोई भी टॉपिक नहीं ले सकते, अब तो बिल्कुल भी नहीं। मूल कॉन्सेप्ट से देख लीजिए आप तो, एक प्रश्न इंपिरिकल फॉर्मूला का आ गया था, एक लिमिटिंग रीजन का आ गया था, जो कि पहले रिकॉर्ड ये कि मूल कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन उतरे नहीं आते हैं, लेकिन अभी इस साल देखें तो दो तो मेरे को याद ही है, तीसरा क्या पता आया हो तो। हाँ एक और आया था हीलियम वाला, तो तीन थे। अब सोचिए मूल कॉन्सेप्ट से तीन प्रश्न थे, आइनिक से एक भी नहीं था, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मायावी लोग हैं, आप समझ रहे हैं, तो आपको भी मायावी बनना पड़ेगा भाई। तीन प्रश्न मूल कॉन्सेप्ट से, आइनिक से जीरो, अलग ही लेवल है। तो इस बार भी कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब आपको हर चैप्टर पे बराबर ध्यान, आपको पहले से कोई बताएगा तो है नहीं, जब तक आपको पेपर ना मिल जाए। मिल जाए तो अच्छी बात, वो आपकी किस्मत है। वो तो किस्मत की बात है कि उसमें कुछ कर नहीं सकते अपने, अब जो भी है किस्मत, पैसा सब एक ही मिला जुला चीज है, बाई प्रोडक्ट है। देखिए कार्बन, और कौन कौन है, हाइड्रोजन है, और तीसरा कौन है, ऑक्सीजन है। देखिए उसने सवाल में साफ साफ बोला हुआ है रेस्ट इज ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन एक हाइड्रोजन है, बाकी बचा कुछ ऑक्सीजन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रतिशत ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए, टोटल परसेंट कितना 100, उसमें से कार्बन को माइनस कर दो और हाइड्रोजन को माइनस कर दो, कहने तो तुमने जोड़ा है, तो 57 और 3 कितना हो गया 60, और 0.8 0.6 1.4, 60 और 1.4 61.4, 100 में से आप 61.4 माइनस कर दें, तो अगर 62 माइनस करते हैं, अगर मान लो 62 माइनस करते तो 38 आता, तो अब 61.4 0.4 0.6 कम माइनस किया है तो 38.6, तो बिना कुछ किए भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा चला लें तो ये किसका प्रतिशत आ गया बताएं, लौट आइए, तीनों के प्रतिशत उसके सामने लिख लें। कार्बन का कितना दिया था 57.8, इसका 3.6, इसका हमने सॉल्व किया, ठीक है, यही डेटा है। अब इस डेटा को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कुछ कार्यक्रम करेंगे, देखें क्या क्या। तो पहले तरीका समझ लें, क्या तरीका लगाया जाता है। सबसे पहले परसेंटेज जो दिए हैं आपको, इसमें एटॉमिक वेट डिवाइड कर लें, इन तीनों के एटॉमिक वेट कितने, कार्बन 12, H1 ऑक्सीजन, डिवाइड कर दो, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, कितना कितना हो गया 57.8, 12, 3.61, 38.6, 16, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा,
तो देखिए ये तो 3.6 बन गया। अब यहीं से सोचना स्टार्ट क्या करिए, इसी के मल्टीपल में आपको लाना है बाकी, क्योंकि अगर इसके आसपास भी आया मल्टीपल में नहीं आया तो राउंड ऑफ करके आप इंटीजर तो बनाएंगे लास्ट में रेशियो को, तो क्यों ना मल्टीपल में चीजें रखी जाए। जैसे देखो ये 12 3 कितना है, 12 3 36 जैसा। अरे पॉइंट तो हटा दो ना दिमाग में। तो 12 3 36 जैसा, ये तो 12 का कुछ मल्टीपल यहां बना ले तो काम बन जाएगा। सोचने का तरीका समझ पा रहे हैं? तो बताइए 12 अगर आप यहां 60 होता, 12 का 4 गुना कितना और 12 का 5 गुना कितना? 4 गुना करते तो 48, और 5 गुना करें तो 4 गुने से 5 गुने के बीच में, 5 गुने के पास से देखो 60 के आसपास है ना, 48 से तो दूर है। तो 5 के आसपास, 4 और 5 के बीच में, 12 4 48 समझ में आता है आपको? अरे ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आपका सही होना चाहिए, नहीं बैठ के आप काट रहे हैं। बहुत ज्यादा काटेंगे तो फिर देखिए 16 का 2 गुना 32, आइडिया अपने को लग गया, 12 का मल्टीपल चाहिए। 16 का 2 गुना 32, 16 का 3 गुना 48, 2 गुने से 3 गुने के बीच में 32 और 48 कितना गैप होता है अभी? 16 का गैप है। और ये देखो 38 जो है वो 6, 32 से 6 ज्यादा, मतलब 2 गुने के आसपास है, 3 गुने से थोड़ा दूर है। तो मिडिल वैल्यू से 2 की तरफ शिफ्ट करें थोड़ा। 12 2 24। हेलो, समझ पा रहे हैं? बिना सॉल्व किया थोड़ा मल्टीपल समझे तो आराम से काम हो जाएगा। अभी नहीं समझेंगे तो उसको बाद में आप समझाना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, उससे अच्छा टाइम बच गया अपना। फिर क्या करें बताओ? इनके बीच का रेशियो निकाल लें। इनके बीच का जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो देखिए इंटीजर नहीं है ना, और वो सिंपलेस्ट भी अभी नहीं है, उसको सिंपलेस्ट बनाना है। कैसे बनाओगे? जो सबसे छोटी वैल्यू उसको तीनों में, तो सबसे सिंपल तरीका है जो सब में डिवाइड हो रहा है छोटी वैल्यू उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करते बताओ ये कितना बन गया? ये कितना बन गया? 12 3 36, 12 2 24, 3/2। और ये कितना बन गया? क्या रेशियो आया? 2 3/2। लेकिन ये भी सिंपलेस्ट, क्यों? क्योंकि इनके बीच में भी कौन है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन चाहिए नहीं चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन गायब हो जाएगा। 4 3 2, 2 में सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो को बस मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? इसमें क्या कोई कॉमन इंटीजर डिवाइड हो रहा है? अब कई बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, 2 और 4 में देखो डिवाइड तो हो रहा है 2, तो मैंने आपसे कहा था तीनों में डिवाइड नहीं होना चाहिए, 2 में हो रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये आंसर है अपना किस चीज का? तो इंपीरिकल यानी कि सिंपलेस्ट स्थिति आपके सामने C4H3O2। खींचो फटाफट, पहला पार्ट सॉल्व, दूसरे पे आइए। तो सिंपलेस्ट निकालना बहुत सिंपल है मामला, बस आपको उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाना है। चले, तो भाई ये सिंपलेस्ट स्थिति आ चुकी, इंपिरिकल फॉर्मूला डन है। अब हमें निकालना है दूसरा काम, क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एक्चुअल स्थिति। देखिए दूसरा पार्ट ये है सवाल का, पहला डन है। एक्चुअल स्थिति जानने के लिए क्या आपको कुछ और एडिशनल डेटा देना चाहिए उसको? तो दिया हुआ उसने, देखिए वेपर डेंसिटी दी है, जो भी कंपाउंड है ना, उसकी वेपर डेंसिटी कितनी है? 83। ये क्यों बता रहा है वो? जिससे आप एक्चुअल स्थिति को समझ पाए। ठीक है, हो गया। अब एक्चुअल स्थिति कैसे निकाली जाती है उस पर आइए चर्चा करें।
इंपीरिकल फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, क्या फॉर्मूला आया? C4। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो। इंपीरिकल फॉर्मूला मास का मतलब क्या? उसके 1 मोल का मास निकाल लो। बताओ क्या फॉर्मूला है? C4H3O2। जोड़ो भाई, कार्बन और 1 इंटू 3 हाइड्रोजन और 16 इंटू 2 32, 48 3 32। तो 48 2 50 30 80 83 83 बन रहा है। तो बताइए ये कौन सी स्थिति आ गई? इंपीरिकल फॉर्मूला मास की स्थिति। एक और बात आपको जो पता है एक्चुअल स्थिति की, वो क्या पता है? वेपर डेंसिटी पता है। तो वेपर डेंसिटी में लगा सकते हैं आप मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला किस में लगाते हैं? ये फॉर्मूला किस में लगाते हैं? कह रहे जिसकी वेपर डेंसिटी दे दो वहां लगा दो। तो ये तो एक मतलब समझ रहे हैं, कई लोग ऐसे पढ़ाते लगाते हैं, कहते हैं कहां लगाते हैं फॉर्मूला? कह रहे जिसकी वेपर डेंसिटी दी हो वहां लगा देना। बात ठीक है लेकिन कॉन्सेप्चुअल नहीं है। समझ पा रहे हैं? जैसे आपको बादाम दिखा के कोई मूंगफली खिला दे, उस टाइप का है। तो आपको कहना चाहिए वेपर डेंसिटी वाला ये फॉर्मूला हम लगा वहां सकते हैं जो गैसियस सब्सटेंस है, क्या है, या फिर जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उन पे लगा सकते हैं, मतलब जो वेपर बनाते हैं। ठीक है, फिर कहेगा यहां क्यों लगाया? कहेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब कैसे होते हैं? ये सब वोलेटाइल है आराम से, बराबर। तो इनके अंदर आपको वोलेटाइल मानते हुए इसलिए कार्यक्रम आराम से आप ये लगा सकते हैं। लगाइए। वेपर डेंसिटी कितनी भाई? तो 2 इंटू 83। ये क्या निकाला मैंने? मॉलिक्यूलर मास, मतलब ये एक्चुअल मास है। अच्छा इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है बताओ? ये क्या है? ये 1 मोल का मास है एक्चुअल, और ये क्या है? ये 1 मोल का मास है लेकिन इंपीरिकल सिंपलेस्ट वाला। तो दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब बहुत ज्यादा मासूम है, दोनों को डिवाइड कर दें। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक डिजिट मिल जाएगा आपको, n मान लेते हैं उसको। मान लो एक डिजिट मिला, क्या डिवाइड करने से? मॉलिक्यूलर मास के अंदर डिवाइड कर दें इंपीरिकल फॉर्मूला मास। तो बताओ कितना आ गया? मॉलिक्यूलर मास कितना? 283। नीचे 83 कितना आ गया? इससे क्या पता चला कि मॉलिक्यूलर मास 2 गुना है। किससे? तो इसका मतलब एक्चुअल स्थिति 2 गुना है। किससे? सिंपलेस्ट स्थिति से। तो सिंपलेस्ट में कितना मल्टीप्लाई कर दो? 2। तो सिंपलेस्ट कितनी थी? 4 3 2। 4 3 2 वाले में कितना मल्टीप्लाई कर दो? 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा? 8 6 4। ये क्या है? ये एक्चुअल स्थिति है। और अगर ये एक्चुअल स्थिति तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया बताओ? खींचे में C8H6O4। दोनों बातें समाप्त है। ये सब क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, सिलेबस में है उसके। पढ़ा है आपने? उसमें भी आदमी बैठाया था क्या? अरे 10वें में है, ये सब सिलेबस है भाई। 10वीं किताब उठा के देखिए आप, उसमें आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा ये। कितनों को देखा है कभी 10वीं किताब में? हमारे जमाने में तो होता था। हाँ वो जमाना बदल गया है, होगा लेकिन बहुत बेसिक चीज है। अब लेकिन ये बेसिक चीज है, लेकिन इसको ये नहीं समझते लोग कि कर क्या रहे हैं। ये एक मेथड की तरह याद कर लेते हैं। मेथड की तरह क्या याद करते हैं कि ऐसे से करो तो आंसर आ जाता है। कह रहे क्या कैसे कैसे करो? कह रहे पहले ऐसे लिखा करो, सबके परसेंट लिख लिया करो, फिर सबके एटॉमिक वेट लिख लिया करो, फिर डिवाइड कर दिया करो दोनों को, फिर उससे कुछ आ जाता है, फिर उसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर लिया करो, फिर उससे कुछ आ जाता है वो इंपीरिकल होता है, फिर उसमें वेपर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके ये डिवाइड कर दिया करो इंपीरिकल वाला, तो उससे एक नंबर आ जाता है, उस नंबर को सिंपलेस्ट में मल्टीप्लाई कर दिया करो तो एक्चुअल आ जाता है, ये आंसर है। बराबर। कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली पहला प्रश्न तो यही उठता है, ये डिवाइड क्या करते हो? ये क्या ढूंढ रहे हो? ये परसेंट में एटॉमिक वेट क्यों डिवाइड किया? अगर प्रश्न पूछे जाए लॉजिकल तो ये क्यों किया आपने? तो उसको समझाना चाहिए कि मान लें, अब यहां पे लॉजिक समझिए, मान लें अगर मैंने 100 ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, जो भी है मेरे पास, कितने ग्राम का? 100 ग्राम का। कहने 200 का क्यों नहीं लिया?
क्योंकि मुझे रेशियो ही तो निकालना है, तो मैं 100 का मानूं चाहे 200 का मानूं, आखिरी में रेशियो तो चीजों का वही आएगा। तो मैंने क्या माना सॉल्व करने के लिए कि 100 ग्राम का मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर कहता है कि ये जो परसेंटेज दिए जाते हैं कौन से परसेंटेज होते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कौन से होते हैं, वेट बाई वेट होते हैं, मास बाई मास, बराबर। ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने 100 ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है तो आपके पास कार्बन कितने ग्राम है, 57.8 ग्राम, और हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 3.6 ग्राम, और ऑक्सीजन कितने ग्राम है, ये बता रहा है। समझ पा रहे हैं? तो अगर आप 100 नहीं मानते 200 मानते तो सारी बातें डबल हो जाती हैं। कोई पूछे इसमें एटॉमिक वेट क्यों डिवाइड करते हो, कहेंगे ये अगर मान लो ये इस कार्बन का मास है, गिवन मास, और उसमें एटॉमिक वेट डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाते हैं, मोल। क्या आ जाते हैं, तो ये हम इसके मोल निकाल रहे हैं, ये इसके मोल निकाल रहे हैं, ये इसके मोल निकाल रहे हैं, और रेशियो निकालने का मतलब हम रिलेटिव मोल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, तो हम 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेस मानते हुए प्रश्न को सॉल्व करते हैं और उनके दिए गए मास में एटॉमिक वेट डिवाइड करके उनके मोल निकालते हैं, फिर उनका रेशियो निकाल के रिलेटिव मोल निकालते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन कितने मोल है, 2 मोल है, तो हाइड्रोजन कितने मोल है, 3/2, ऑक्सीजन। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना लेते हैं, इसका क्या मतलब है, अगर कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने मोल है, 4, तो हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन। अच्छा एक बात, दूसरी बात सुनिए, अगर कंपाउंड के, पहली बात मैंने क्या बोली ध्यान से सुने, अगर कंपाउंड का मैं 1 मोल लेता हूं, है ना, 1 मोल कंपाउंड, तो उसके अंदर कार्बन के कितने मोल, 4, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। अगर मैं कंपाउंड का 1 मॉलिक्यूल लेता हूं तो क्या दोनों में कुछ फर्क है, पहले मैंने क्या लिया 1 मोल, अब मैं क्या ले रहा हूं 1 मॉलिक्यूल। तो पहले मैंने क्या बोला, कंपाउंड का अगर मैं 1 मोल लेता तो कार्बन के मोल 4, हाइड्रोजन के मोल 3, ऑक्सीजन के मोल 2। अब मैं बोल रहा हूं जो कंपाउंड है उसका सिर्फ क्या लिया मैंने 1 मॉलिक्यूल, तो कार्बन के कितने एटम है उसके अंदर, अब मैं मोल नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दें। अब कार्बन के कितने एटम है, 4, हाइड्रोजन के 3, ऑक्सीजन के। याद करें मैंने आपको बताया था किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं उस मॉलिक्यूल के 1 मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। क्या बात अभी भी लागू है, बात अभी भी वही चल रही है, ध्यान से देखें। अगर मैं 1 मोल कंपाउंड में इनके मोल बता सकता हूं तो मैं एक कंपाउंड का 1 मॉलिक्यूल में इसके एटम भी तो बता सकता हूं। अरे ठीक है क्या, 1 मोल कंपाउंड में जो इनके मोल्स होंगे एटम्स के, 1 मॉलिक्यूल कंपाउंड में वही तो उनके एटम्स होंगे। मोल के अंदर मोल देखो, मॉलिक्यूल के अंदर एटम देखो, बात तो एक ही, रेशियो तो सेम ही होगा। कोई पूछे क्या ढूंढ लिया आपने, तो मैं कहूंगा कंपाउंड अगर मैं क्या पकड़ता हूं, एक एक मॉलिक्यूल, तो कार्बन के कितने एटम, 4, इसके इसके, यही तो बोला था, परिभाषा पढ़े, कहा था इट इज द रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ, ढूंढ लिया, ये आंसर है। फिर हम ये क्या करते रहते हैं, कोई पूछे ये क्या करते हैं, तो कहते हैं कि इसका अगर मैं 1 मोल ले लूं, क्या ले लूं 1 मोल, तो 1 मोल का मास कितना है, 83 ग्राम। हेलो, 1 मोल का मास कितना, 83 ग्राम। ये इसका क्या आया, इंपीरिकल फॉर्मूला, मास सिंपलेस्ट वाले के 1 मोल का मास। फिर ये क्या है, ये उसके 1 मोल का एक्चुअल मास है, वास्तविक स्थिति कितनी ग्राम, 2 × 83 ग्राम। ये क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति। ये क्या स्थिति है, सिंपलेस्ट स्थिति। फिर मैं दोनों के बीच में डिवाइड करके, या सीधे भी आप देख सकते हैं, मत डिवाइड करिए सब, सीधे देख लें, ये एक्चुअल स्थिति नहीं है, ये सिंपलेस्ट है, और ये वाली एक्चुअल। एक्चुअल कितनी ज्यादा उससे, 2 गुना, यानी कि एक्चुअल में जो एटम है वो जो मैंने सिंपलेस्ट माने थे उससे 2 गुना ज्यादा है, तो सिंपलेस्ट मैंने ये माने थे, तो एक्चुअल में उससे 2 गुना ज्यादा होंगे, ये आंसर खत्म है। क्या सारी बातों का लॉजिक क्लियर है, क्यों क्या डिवाइड कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सारी बातें क्लियर। खींचे अगला प्रश्न, नोट कर लिए, कोई नोट कर रहा है, हो हाँ। आओ मैं लिख दूं, तुम्हारा बोझ हल्का कर दूं। आ जाओ, क्यों परेशान, पंखा बंद करने आ दो। चलिए खेल रहे हैं सब आपस में, आओ पंखा लाइट खेलें। घर में खेला कोई सब, कोई खेलने वाला नहीं मजा, बात ये भी ठीक है। तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 11,
जल्दी से नोट करें फटाफट। इसमें दो डेटा दिए हैं आपको, ध्यान से पढ़िए। आओ देखें भाई क्या कह रहा है। कह रहा है पहला मेटल ऑक्साइड ये है, दूसरा ये है, दोनों का अपना डेटा है। कह रहा है पहले मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला MO है तो दूसरे का बताएं। प्रश्न समझ गए? पहला सवाल, अभी तक जो पिछला सवाल आपने लगाया था उसमें सिर्फ एक डेटा था, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक डेटा। इस बार आपको दो दो डेटा दिए, एक पहला एक दूसरा। ऐसा क्यों किया है? कह ये तो सवाल बनाने वाला बताएगा, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं। आप अगर सवाल बनाने वाले की मानसिकता को समझ लें तो फिर वो आपके साथ नहीं खेल पाएगा, इससे पहले आप खेल जाएंगे। समझ पा रहे हैं? उसकी बॉल आने से पहले समझना होगा वो क्या देने वाला है। यही खेल है, फेंकने के बाद तो सब समझ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो उसने दो डेटा आपको क्यों दिए हैं? क्योंकि पिछली बार तीनों एटम्स आपके जाने पहचाने थे। कौन कौन? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तीनों के एटॉमिक वेट आपको पता थे, 12 1 16। इस बार एक व्यक्ति है M नाम का, जिसके बारे में आपके पास कोई जानकारी, तो M का एटॉमिक वेट आपको पता। तो अगर सिर्फ एक डेटा दिया जाता तो डेटा इनसफिशिएंट हो जाता। मान लो मैं पहले वाले का डेटा हटा दूं, मान लो ये वाला मैं हटा दूं कि तो नहीं देता, ये भी नहीं देता, ये भी नहीं देता। आप करो तो क्या बोलेंगे आप? डेटा इनसफिशिएंट है, कारण मेटल का जब तक मेरे को एटॉमिक वेट नहीं पता है, नाम ही नहीं पता, तो एटॉमिक वेट भी नहीं पता। या तो तुम बता दो, तुम बता दो तो सॉल्व कर लेंगे, और नहीं बताते हो, अननोन है, तो फिर मेरे को क्या पता, तो फिर आंसर नहीं निकाला जा सकता है। प्रश्न में डेटा कम है ऐसा कह के आप छोड़ेंगे। उसने कहा कि नहीं छोड़ो मत सवाल को, मैं तुम्हें एक डेटा और देता हूं। उसने कहा ये लो और साथ में ये लो, अब बता दो। क्या ठीक है, अब बता सकते हैं। इसका मतलब पहले वाले डेटा से मैं क्या निकालने वाला हूं? मुंह बंद करके सांस लें। पहले वाले डेटा से मैं क्या निकालने वाला हूं? मेटल का एटॉमिक वेट, है ना? आइए ढूंढें। पहला डेटा पढ़ो भाई, मेटल है और कौन है? ऑक्सीजन है। कितने कितने परसेंट है? 50-50%। इसका मेटल का जो एटॉमिक वेट है, मेटल का जो एटॉमिक वेट है वो हमको नहीं पता है, चेक करें। इसका तो पता है कितना, 16। अगर इसका पता होता तो कहानी खत्म हो जाती, फिर तो बहुत सिंपल बात थी, है ना? तो अब देखिए क्या करेंगे आप, इसका एटॉमिक वेट ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? जो फर्स्ट मेटल ऑक्साइड है, बताइए फर्स्ट मेटल ऑक्साइड में क्या आपको फॉर्मूला दिया है? क्या फॉर्मूला दिया है? ये कैसा फॉर्मूला है? सिंपलेस्ट, तो ये आपको दिया हुआ है। इसकी मदद लीजिए और डेटा की 50% वाले की मदद लीजिए और बताइए कि मेटल का एटॉमिक वेट कितना है। ये पहला प्रश्न है, पहला हिस्सा सवाल का। ठीक है, तो बताइए इसको देख के आपको क्या लगता है, मेटल का जो मास है और जो, अच्छा ये कौन से मासेस होते हैं जो परसेंट में दिए जाते हैं? वेट बाय वेट। ये परसेंटेज बाय मोल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? ये परसेंटेज बाय मास होते हैं। मतलब मास बराबर बराबर है, 50% 50%। मोल बराबर है कि नहीं ये नहीं पता। इस डेटा को देख के क्या बता सकते हैं, कितनी इंफॉर्मेशन है? कि जो भी कंपाउंड इनसे मिलके बनेगा उसके अंदर इसका मास का कंट्रीब्यूशन और इसका मास का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर ही होना चाहिए, पल्ला बिल्कुल मास के अकॉर्डिंग बराबर चाहिए। मेटल का एटॉमिक वेट हमको नहीं पता तो मैंने मान लिया x। तो बताइए पूरे मेटल ऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला मान लेते हैं, कितना मास है इसके एक मोल का? मेटल का x मान लिया, तो x इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1। बताएं इसमें ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मेटल का
ये तो परसेंटेज ऑफ मेटल कैसे निकालोगे बताओ? मेटल का कंट्रीब्यूशन कितना और टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के इतना और इनटू क्या कर दो, तो क्या ये मेटल का कंट्रीब्यूशन का परसेंट आ गया? चेक करें, सिंपल लॉजिक है। मेटल का एटॉमिक वेट एक्स मान लिया, तो एक्स इंटू वन किसकी वजह से आया? मेटल की वजह से, लिख दिया। टोटल कितना वजन है? इतना, डिवाइड कर दिया इनटू क्या 100, ये क्या आ गया? परसेंट किसका? बताएं मेटल का परसेंट कितना दिया है सवाल में, तो इसको किसके बराबर कर दें? 50 के बराबर कर दें। सॉल्व करें, एक्स निकल आएगा। बताइए कितना बन रहा है? एक्स अपॉन एक्स प्लस 16 और उधर जाके 50/100 कितना 1/2। 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 16, एक्स इज इक्वल टू कितना 16। पहला काम सॉल्व हो गया, चेक करें। एक्स कौन, नाम नहीं बताना किसी का, पिंकी। हाँ भाई, एक्स कौन मतलब एक्स वैल्यू है, एटॉमिक वेट, बराबर, फर्स्ट क्लास। तो एक्स कौन 16 मतलब एटॉमिक वेट माना था हमने किसका? मेटल का। ये जानकारी देने के लिए ही उसने आपको कौन सा डेटा दिया था? पहला वाला। अब ये जानकारी मिल गई तो क्या सवाल सामान्य सा है? फिर तो आप किसी का भाई एम का एटॉमिक वेट अगर मिल गया फिर तो आपको तरीका पता है ना, फिर तो डिवाइड करिए, कहानी खत्म करिए। तो पहला मेन काम ये था फर्स्ट मेटल ऑक्साइड से ये समझना कि एटॉमिक वेट कितना है। यहां लिख लेना भाई, क्या माना है मैंने एक्स, एटॉमिक वेट है, नहीं दो चार अभी बाहर पूछने आएंगे। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल एम इज इक्वल टू एक्स ग्राम। जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, वैसे मेटल का मान लिया एक्स ग्राम। अब वो आ गया है 16, तो मैं क्या करूं, जो आया है रख लो। जरूरी नहीं कि हर बार वो 16 ही आए, 50 भी आ सकता था, 20 भी आ सकता था, 32 भी आ सकता था, वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा। बस किया क्या मैंने बताओ, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? मेटल का। तो मेटल का मास इतना, टोटल मास इतना इनटू 100, मेटल का परसेंट 50 बराबर कर दो। अरे ठीक है क्या, कहीं 50 कहां से पता चला? सवाल में दिया है, सवाल में, ठीक है। अब किस पे आए भाई बताइए, पहले डेटा का हो गया, इसका तो हो गया डन मामला, अब इसमें आए आंसर इसका निकालना है, पढ़ लो सवाल। फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेटल ऑक्साइड। अगले डेटा पे आइए, सेकंड का डेटा क्या कहता है भाई? सेकंड में कहता है मेटल है कितने परसेंट बताओ, और ऑक्सीजन कितने परसेंट है? मेटल 40 और ऑक्सीजन 60, चेक कर लो। ठीक है, एटॉमिक वेट दोनों के पता है क्या आपको? बताओ मेटल का कितना, ऑक्सीजन का भी। अब है तो है, जो आया हम क्या करें उसमें। तो बताइए क्या ये सवाल आप पहले नहीं लगा चुके हैं? ये तो पुराना ही सवाल है फिर, कार्बन हाइड्रोजन वाला जैसे लगाया था। बस क्या करना है आपको, परसेंटेज में क्या डिवाइड करना है, एटॉमिक वेट डिवाइड करो जैसे पहले कर रहे थे और खत्म करो। बताएं क्या करना है, सबसे पहले 40 डिवाइड बाई 16 और यहां 60 डिवाइड बाई क्या किया, ये परसेंट डिवाइड बाई एटॉमिक वेट। सॉल्व कर लो, इनका रेशियो निकाल लो। तो बताओ मेटल और ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो आ रहा है भाई? 40-16 और 60-16, 16-16 काट दो, 40-60, 40-60 मतलब 4-6, 4-6 मतलब 2-3। क्या ये सिंपलेस्ट पहुंच गए, ये और करें? तो ये सिंपलेस्ट है। कैसे पता सिंपलेस्ट है? इंटीग्रल है, 1 के अलावा कोई कॉमन इंटीजर दोनों में डिवाइड नहीं हो रहा। आंसर क्या है बताओ? M2O3। खींचो भाई, तो सही जवाब था तरीका देखें तो बहुत सिंपल था, बस एक काम करना था आपको, मेटल का एटॉमिक वेट ढूंढ के लाना था, बस बाकी कार्य सेम सेम है। तो ये थोड़ा मॉडिफाइड सवाल है, मतलब सीधा सरल सवाल नहीं है। आपकी जो प्रश्न आया था नीट में वो एकदम सीधा था, बहुत ही सीधा, मतलब सीधे आपको परसेंट एटॉमिक वेट डिवाइड करके खत्म करना, 2 लाइन का प्रश्न था। ये तो उससे बहुत अच्छा है।
चलें भाई, कितना टाइम लगा इसमें? कितनों को समझ में आ गया तरीका ये वाला? सीधा झंडी था, सीधा तो ऐसा होता। कितना टाइम लगा इसमें? पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, 2 स्लाइड लग गई, मतलब ठीक ठाक टाइम लग जाएगा, 2-3 मिनट मान लीजिए। मतलब फुल स्पीड में अगर करेंगे, आप भी तो हैं वेरिएबल, तो 2 मिनट तो मान लिया, आप कितने भी तेज हो, पेपर के दबाव में 2 मिनट तो लग जाएंगे। अगर आप सवाल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वैक्टिस एकदम हाथ में आपके सेट नहीं मामला, तो 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे। वहां इतना समय होता नहीं है। आइए देखें फिर से जी क्या कहता है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये समझने के लिए समय कम लगेगा, लेकिन दूसरी चीज ज्यादा लगेगी। तो क्या तैयार है? कह रहे मेरे लिए भी पहला वाला ही ठीक है। अगर आपको ज्यादा ना चमके तो आपके लिए पहला वाला है, एंजॉय करिए उसको। ये सब मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं। हालांकि लिख मैं ही रहा हूं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि सवाल बनाने वाला ये सब देगा। ये तो देगा ना, वो कहेगा मेटल इतने परसेंटेज, इधर इतना है, पहले वाले का फॉर्मूला M1O1 है, दूसरे वाले का बताओ। ये तो वो देगा ना। मैं क्या करूंगा, वो उस पर चर्चा करते हैं। यहां से जे चालू होता है, ये सब तो वो देगा आपको। जे क्या कहता है आप सुनिए। एनालिसिस देखिए थोड़ा, बताइए ये कौन सा वेट होता है? अब जो लोग पैटर्न रट के रखते हैं कि हाँ भाई रट के याद रखो, ऐसा करो वैसा करो आंसर आ जाता है, वो लोग के लिए तरीका नहीं है। तो लॉजिकल बात करें, ये कौन सा परसेंटेज होता है? W/W। इसका मतलब दोनों का मास, परसेंटेज बाई मास क्या बराबर बराबर है? इसका मतलब मास के अकॉर्डिंग जितना मास इसका उतना ही मास होना चाहिए फॉर्मूले में। यानी कि फॉर्मूला कुछ भी आए, भैया कितनी नींद आ रही, लेट जाओ भैया, वहां खाली पड़ा है, लेट जाओ रिलैक्स। दीवार से नॉर्मल रिएक्शन ले रहा है एनजी साइन थीटा, थीटा बदल बदल के मजे ले रहा है। देखो अब क्या है, यहां क्या है बताइए, मेटल का 50%, ऑक्सीजन का भी 50%। तो इसका मतलब क्या, दोनों का मास वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल, यानी कि फॉर्मूला चाहे कुछ भी आए, जितना मास उसका आएगा उतना ही मास इसका भी होना चाहिए फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, मास बराबर होने चाहिए। ये क्या बताता है? ये कहता है अगर इसका 1 मोल लोगे तो इसका भी, ये फॉर्मूला है ना भाई, इसको अगर 1 मोल लोगे तो इसका, यानी कि जितने मोल इसके लोगे उतने ही मोल, अगर इसके 2 लोगे तो इसके भी, इसके 3 लोगे तो इसके भी, यानी कि फॉर्मूले के अंदर दोनों के मोल भी बराबर है। ये बताता है कि मोल बराबर है, ये बताता है मास बराबर है, और दोनों बातें ठीक है। तो यानी कि उनके मोल बराबर है और मास भी। ऐसा तभी हो सकता है जब उनके बराबर मोल का बराबर मास हो। हेलो एवरीबॉडी, दो व्यक्ति हैं, उनके मोल भी बराबर रखने हैं और उनका मास भी बराबर रखना है, ऐसा तभी संभव है जब उनके बराबर मोलों के बराबर मास हो। यानी कि दोनों के बराबर मोल के बराबर मास तभी होंगे जब दोनों के एक एक मोल का मास बराबर हो। अरे ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इतनी दिमाग में हरकत अगर आपके होती है तो आप सीधे लिख सकते हैं कि 1 मोल M को 1 मोल O के बराबर मास रखना होगा, तभी ये दोनों बातें संभव है। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन क्या है, मोल भी बराबर रखने और मास भी। ऐसा तभी हो सकता है जब इसके 1 मोल का मास और इसके 1 मोल का मास, तभी मोल भी बराबर होंगे और मास भी बराबर आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों बातें संभव, बराबर मोल रखते हुए बराबर मास रखना है, तो मोलर मास सेम होने चाहिए, तभी तो हो पाएगा। तो बताइए क्या ये बात सही है एनालिसिस से? और अगर ये सही है तो 1 मोल O का मास, तो 1 मोल M का भी मास 16 ही होना चाहिए। यानी कि हम प्रश्न में यहां तक पहुंच गए। चेक करिए, रील देख रहे हो क्या आजकल? देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ठीक है, देखिए तो इसका मतलब 1 मोल M का मास जो है 16 तक पहुंच गया। तो क्या एक लाइन में एनालिसिस में आप यहां पहुंच गए? अब दूसरी सुनिएगा, उस पर चलते हैं। अब मैं उससे कहूंगा कि इसका एटॉमिक वेट में ढूंढ लाया, इसका एटॉमिक वेट में ढूंढ लाया, कितना है इसका एटॉमिक वेट और इसका एटॉमिक वेट कितना है? अब इत्तेफाक से दोनों सेम है, नहीं होते तो भी मैं कर लेता, सेम है तो और अच्छी बात है। बताइए अब क्या कहते हैं, इन दोनों के मास का रेशियो कितना है? 40 और 60। मास का रेशियो, किसका रेशियो है? ठीक है, क्या इस रेशियो को मॉडिफाई कर सकते हैं? अच्छा हमें बताना क्या है, मास का रेशियो ये, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम मोल का रेशियो ढूंढ रहे हैं। कोई पूछे इंपिरिकल फॉर्मूला में क्या ढूंढते हो,
फिर एक तरीका बताया गया, वो ढूंढते हैं, वो डिवाइड करके फिर सिंपलेस्ट निकाल लेते हैं। ऐसी बातें आप करेंगे तो फिर से आपको उठा ले जाएगा। तो आज के बाद कोई पूछे इंपिरिकल फॉर्मूला में क्या ढूंढते हो, तो कहेंगे सिंपलेस्ट रेशियो ढूंढते हैं, या तो मोलर ढूंढ लीजिए या तो एटॉमिक ढूंढ लीजिए। क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो ढूंढते हैं या तो मोलर ढूंढ लीजिए, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होंगे उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने मोल होंगे। तो चाहे आप मोलर ढूंढिए चाहे आप एटॉमिक ढूंढिए, कहानी तो सेम ही आने वाली रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो फिलहाल मैं ढूंढ क्या रहा हूं, है मोलर रेशियो मेरे पास है क्या? क्या मास रेशियो से मोलर रेशियो ढूंढा जा सकता है? थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। ये कितना 40, और ये मतलब ये 40 ग्राम तो ये 60 ग्राम, तो ये 4 ग्राम तो ये 4 तो वो 6, ये 2 तो वो 3। अभी तक कौन सा रेशियो है? मास रेशियो। क्या मैं मास रेशियो को मॉडिफाई कर रहा हूं या चेंज कर रहा हूं? मॉडिफाई कर रहा हूं, चेंज नहीं कर रहा हूं। चेंज मैं कर भी नहीं सकता, क्यों करूंगा चेंज, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, बहुत ही शातिर तरीके से दोनों तरफ 16 16 मल्टीप्लाई कर लेता हूं। क्या 16 ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 16 किसी व्यक्ति के एटॉमिक वेट है। अभी तक मैंने ये जो लिखे हैं ये सब क्या रेशियो है? मास रेशियो। इन्हें मॉडिफाई किया है कि चेंज किया है? ठीक है, अब खत्म हो गया प्रश्न। देखिए यहां तक जो कुछ मैंने लिखा है वो सब मास रेशियो था। अब मैं सीधे मोलर रेशियो पे आने वाला हूं। अगर आपसे कोई कहता है कि इधर 16 जैसे, इधर 16 जैसे कितने, डिवाइड वाइड कुछ नहीं करेंगे, देखो खत्म है सीधे, बस देखेंगे हो जाएगा। इधर 16 जैसे कितने, 2, तो इधर 16 जैसे। ये 16 जैसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि दोनों के एटॉमिक वेट 16 जैसे अगर एक एक होते तो एक एक मोल होते हैं। 16 जैसे इधर कितने, तो इधर लिख लो 2, इधर 16 जैसे कितने, यही मोलर रेशियो है। आंसर आ चुका है, एंजॉय करिए। अगर आपको तो चलता है तो ये सब काम हवा में भी हो सकता था, लेकिन वो बात थोड़ी प्रैक्टिस वाली है। जैसे देखिए ये तो एनालिसिस यही हो जाएगी, एक मोल एम और एक मोल ओ का मास बराबर होना चाहिए। तो ये तो दिमाग में एक लाइन में हो गया, 16 इसका एटॉमिक वेट, इधर आ जाए तुरंत। अब ये दिया 40 60, तो दिमाग में थोड़ी कैसेट चला लो, 40 60 4 6 2 3, ये सब मत लिखो। 2 3 के बाद 16 16 मल्टीप्लाई करो, सीधे लिखो ये 16 जैसे इधर 2 तो 16 जैसे उधर, इधर इसका मतलब अगर 2 मोल तो इधर, खत्म हो गया, ये इनका मोलर रेशियो। कितने लोगों को दूसरा वाला समझ में आ गया? दूसरा तरीका सीधा झंडी इधर खींचे, ये एक्सक्लूसिव तरीका, ये नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, ये यहीं उपलब्ध, इसकी कोई ब्रांच नहीं है। खींचो जल्दी खींचो। पहले मैंने वैधानिक चेतावनी आपको दी थी, इसमें दिमाग ज्यादा लगेगा समय कम, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। 40 60 4 6 2 3 16 2 16 3 16 16 हटा दिया, 2 3, आओ क्या क्या मल्टीप्लाई करें, तब पता कैसे चलेगा कि उसके एटॉमिक वेट जैसे कितने? 2 3 तो मास का रेशियो हो गया, हमें क्या चाहिए? मोलर रेशियो। तो हम एटॉमिक वेट दिखाएंगे तभी पता चलेगा ना कि इसके एटॉमिक वेट जैसे 2 लिए तो उसके एटॉमिक वेट जैसे कितने लेने पड़ रहे हैं। प्रश्न समझे ना क्या ढूंढ रहे हैं? ढूंढ ये रहे हैं कि अगर इसके एटॉमिक वेट जैसे इतने लेने पड़ रहे हैं तो उसके एटॉमिक वेट जैसे कितने लेने पड़ रहे हैं, जितने जितने लेने पड़ रहे हैं वही मोलर रेशियो। ये प्रश्न है, समझे बात? कुछ और करते समय के अनुसार, जो होता है उसके हिसाब से लाओ, तो पहले कोई सवाल ले आना बाहर। आपको अगर मान लो इच्छा हो कि आप मेरा एप्टीट्यूड चेक करना चाहें तो आप कोई भी सवाल मार्केट से उठा लेंगे, बाहर में मिलूंगा आपको, उपलब्ध रहता हूं, है ना, आसानी से। नहीं वो सब मत लाएगा, बायो से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर तक। माइट्रोकॉन्ड्रिया आता है बस। डायग्राम बना सकते हो उसका, बनाएंगे नहीं लेकिन। अगला सवाल चलें। 12 नंबर पे आओ, वही सवाल है, उसका सेकंड पार्ट है, 11 का एक्सटेंशन है। अब इसको सीधे जुगाड़ से लगाएंगे।
मतलब यही डेटा है परसेंटेज का, 50-50 और 40-60। बस अंतर इतना है, पहले वाले का नाम बदल दिया है। क्या कर दिया? MO2। तो दूसरे वाले को बताना है आपको। जल्दी आना। देखो, पहले वाले का MO2 नाम है, दूसरे वाले का नाम बता रहे, कितने का आंसर आ गया? चेक करें। बताइए परसेंटेज कितना दिया था पहले वाले में? मेटल का कितना? 50। ऑक्सीजन का? ठीक है, 50-50 यानी कि मास दोनों का सेम। फॉर्मूला बोलो। M1O2। ये क्या बता रहा है कि मास दोनों का वो सेम रखना है। ये क्या बता रहा है? अगर 1 मोल M रखोगे तो, ये कहता है अगर 1 मोल M रखोगे तो 2 मोल O रखना पड़ेगा। और बताइए जो भी रखें आप, दोनों का मास कैसा होना चाहिए? ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो। हेलो एवरीबॉडी, ये क्या कहता है देखिए समझिए। क्या बोला मैंने? अगर आप 1 मोल M रखते हैं तो क्या आपको 2 मोल O रखना ही पड़ेगा? 2 रखते हैं तो 4 रखना पड़ेगा। तो यानी कि 1 मोल M रखोगे तो साथ में 2 मोल O रखोगे रखोगे, और परसेंटेज बराबर होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब इन दोनों के मासेस बिल्कुल सेम हो, तभी दोनों बातें सही होंगी। इसका मतलब 2 मोल O का मास कितना? तो 1 मोल M का मास कितना? एक लाइन में काम हो गया। इसमें मैंने कितना लिखा? मैंने सिर्फ इतना लिखा है, ध्यान दें। बाकी तो प्रश्न बनाने वाले ने दिया होगा ना प्रश्न में। मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी अभी तक, और एटॉमिक वेट मिल गया। अब दूसरे पे आइए। बताओ दूसरा डेटा क्या है अपने पास? मेटल कितना? 40। और ऑक्सीजन 60। ठीक है, फॉर्मूला पता नहीं। मास का रेशियो बताओ। 40-60। 40-60 का मतलब 4-6-2-3। अभी तक कौन सा रेशियो लिख रहा हूं मैं? अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कुछ भी मेरा जो मन करे। मैं चाहूं को 40 मल्टीप्लाई करूं तब भी वही रेशियो रहेगा। मैं दोनों तरफ कुछ भी सेम चीज मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो बताइए मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, जो मेरा मन करे। तो मेरे को एटॉमिक वेट 32 जैसा दिखा, तो एक का 16 और एक का, तो चलो मैं 16-16 अगर मल्टीप्लाई कर लो, बाद में जरूरत पड़ेगी तो 32 ले आऊंगा बाहर। भाई मल्टीपल चल ही रहा है, 32 में कभी भी ला सकता हूं। तो मैंने दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर लिया? अभी तक कौन सा रेशियो है? ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूं? इधर लिखा है 16 × 2, इसको लिखता हूं मैं 32 × 1। सही है गलत है? सेम बात है ना। उधर वाले को क्या लेने देता हूं? 16 × 3। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि इसका एटॉमिक वेट कितना है? 32। तो 32 जैसे कितने लेने पड़े? यानी कि इसका 1 मोल लिया गया अगर, तो 16 जैसे इधर कितने लेने पड़ते हैं? यानी कि इसका एटॉमिक वेट कितना है? 16। तो इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे? तो अगर इसका 1 मोल लेना पड़ेगा तो इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे? तो अब मेरा रेशियो क्या आ गया? 1:3। ये कौन सा रेशियो है? ये मोलर रेशियो है। उसके ऊपर जो रेशियो थे वो कौन से थे? वो मास रेशियो थे। तो क्या एक लाइन में देखिए मास रेशियो से निकल के मोलर में आ गया और आंसर आ गया। क्या आंसर आया इस बार? ये आंसर है। एक बार और सोचने की कोशिश करिए दिमाग में, फिर बताते हैं। कई बार 2 बार सोचने में आपको समझ में आएगा। एक बार और सोचिए सब क्या किया है, करना यही है, थोड़ा सोचिए क्या किया है। और नहीं तो वो तरीका तो वही अपना। कौन सा वाला? एक्स मानिए, फिर वो निकालिए, लेकिन उसमें आवाजें आती बाहर से। बस करो, कितनी मेहनत करोगे, आ जाओ बाहर। थक गए होगे तुम, थोड़ा रेस्ट कर लो। नेक्स्ट ईयर हम लोग चलेंगे। बताओ भाई, आती क्या आवाजें?
फिर सुन लीजिए पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए ये उसने सवाल में लिखा है, ये उसने सवाल में लिखा, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं। देखिए यहां से शुरू किया, एक लाइन, दो लाइन, तीसरी चौथी में तो आंसर ही आ गया। अरे ठीक है क्या, इतना ही है बस। क्या किया समझिए, उसने बोला अगर दोनों का परसेंटेज बाई मास बराबर है तो इसका मतलब जितना मास इसका उतना ही मास, यानी कि दोनों के मासेस बिल्कुल सेम सेम है। जो भी फॉर्मूला बने मास बराबर आने चाहिए। वो कह रहा फॉर्मूला ऐसा है कि ये है। अब ऐसा फॉर्मूला है तो एक मोल एम का मास अगर दो मोलों के बराबर नहीं होगा तो मास कैसे बराबर होंगे? भाई मास बराबर रखने तो एक मोल एम का मास दो मोलों के बराबर होना चाहिए, तभी तो इस फॉर्मूले के साथ साथ मास बराबर हो पाएंगे। दो बातों को मिला दो, एक कहता है मास बराबर रखो, दूसरा आदमी क्या कहता है फॉर्मूला ये रखो। दोनों बातें सही माननी है आपको, तो फिर उससे कंक्लूजन निकलता है कि एक मोल एम का मास दो मोलों के, तभी तो दोनों बातें सही होंगी। और दो मोल एम का मास कितना? 32। तो एक मोल एम, दो मोल ओ का मास कितना? 32। तो एक मोल एम का भी कितना होना चाहिए? इससे आ गया एटॉमिक वेट। अब आप चाहें तो यहाँ 40/32, 60/16 करके कर लें, उससे भी आ जाएगा। मालूम को कुछ नहीं चमकता, एकदम पैदल मामला है। तो क्या करें, 40/32, 60/, कम से कम सवाल तो लगे, फिर रेशियो निकाल लीजिए, खत्म हो जाएगा। वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर आपका चलता है तो कुछ मत लिखिए। देखिए 40 तो ये 60, ये 4 तो ये 0 0 काट दो, ये 2 तो ये, अब इसके 2 ग्राम तो इसके, दोनों तरफ 16 16 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। फिर 16 इंटू 2 को हमने चालाकी से क्या लिख लिया, 32 इंटू 1, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट इस बार 16 नहीं है, कितना है, तो मैंने इसको 32 इंटू 1 लिख लिया, और इसको 16 इंटू 3 ही रहने दिया। तो क्या पता किया मैंने, इसके एटॉमिक वेट जैसे अगर 1, तो इसके एटॉमिक वेट जैसे 3 लेने पड़ते हैं। तो अगर इसका 1 मोल लेना पड़ता है तो इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे। खत्म हो गया सर। और दूसरा वाला तो मैंने आपको बताया है ही वो। अरे ठीक है क्या, तो दो मेथड हैं, जैसे आपको चमक पाए। कितनों को दूसरा मेथड समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, सीधा झंडे की तरह। बस क्या सोचना है आपको, इसके एटॉमिक वेट जैसे इतने तो उसके एटॉमिक वेट जैसे कितने, इतने और कितने का रेशियो निकाल लीजिए, वही आंसर है। ठीक है, डालेंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। हाँ कुछ पूछ रहे थे, हो गया क्या, रह गया, हो गया, हो जाता। आपको मेरे से कोई प्रश्न पूछना, 2-3 मिनट आप सोचा करिए, अगल बगल मेरे रहेंगे, हो जाता है। समझदार व्यक्ति के अगल बगल रहने से फायदा होता है। कह रहे आज ही बदलता हूं अपना दोस्त। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो ये सबसे अच्छा प्रश्न था इंपिरिकल का जो अभी आपने किया है, बाकी इससे आसान ही आएंगे। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, जैसे मान लें आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है AXBYCZ, इसमें ABC 3 एटम है और XYZ उनके रिस्पेक्टिव एटम्स हैं, और आपको बताना है इस व्यक्ति का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या हो सकता है। तो जब भी प्रश्न पूछेगा किसी मॉलिक्यूल के एक मोल का मास मिनिमाइज करो, तो किसी एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट में पूछेगा, या तो वो ए के रिस्पेक्ट में पूछेगा प्रश्न, भाई किसी एक एटम के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है ये प्रश्न, या तो बी के रिस्पेक्ट में पूछेगा या तो सी के, कहेगा किसी एक एटम के रिस्पेक्ट में इसके मॉलिक्यूलर मास को मिनिमाइज करना है, मतलब एक मोल का मास बताना है और वो कम से कम क्या हो सकता है वो बताना है। अगर मान लीजिए प्रश्न आता है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या डाल दें, एक्स की वैल्यू। अगर विद रिस्पेक्ट टू बी आता है तो वाई की वैल्यू 1 डाल दें। अगर सवाल आता है विद रिस्पेक्ट टू सी बताओ, तो जेड की वैल्यू 1 डाल दें। ये 1 डालने का क्या मतलब है, कि अगर आपसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न आया, उसने कहा कि ए के रिस्पेक्ट में इस आदमी का कम से कम मॉलिक्यूलर मास क्या हो सकता है, तो x1 डालने का क्या मतलब है, x1 डालने का मतलब यह है कि मैं ये कंडीशन फॉलो कर रहा हूं, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ AXBYCZ, इसके अंदर मैं कितना रखना चाहता हूं, एक एटम, किसका, ए का, कम से कम रखना चाहता हूं। अच्छा एक ही क्यों रखूं, क्योंकि एक से कम मैं रख नहीं सकता और एक से ज्यादा मैं रखने नहीं दूंगा। सुनील शेट्टी की याद तो नहीं आ रही, हो नहीं सकता। देखिए तो इसका मतलब एक से कम मैं रख नहीं सकता। एक से कम क्यों नहीं रख सकता है, क्योंकि भैया एक मॉलिक्यूल में एक एटम तो रखोगे,
एक काट के आधा एटम थोड़ी बेच दोगे भाई साहब, आधा रखिए आप कार्बन का। एक मॉलिक्यूल आप मीथेन ला रहे हैं तो कम से कम एक एटम तो कार्बन लेंगे ना। तो कम से कम हर व्यक्ति का एक एटम तो आएगा, तभी तो उसका कंट्रीब्यूशन बनेगा। तो मिनिमम से मिनिमम आप क्या रख सकते हैं? एक एटम। और उससे ज्यादा हम रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा रखेंगे तो मिनिमम मास आएगा नहीं, वो तो थोड़ा ज्यादा मास हो गया। हमें क्या चाहिए? मिनिमम मास। तो हम क्या रखेंगे? जो मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल हो। एक से कम में रख नहीं सकता और एक से ज्यादा में रखने नहीं दूंगा। तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अगर आप प्रश्न किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप वहां प्रश्न जब किसी एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो ये क्राइटेरिया है। क्या इस क्राइटेरिया को मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये ठीक है या गलत है? तो आपको कहना चाहिए सेम बात है। गलत सही तो तब होता है जब बात अलग हो। हेलो, आप कहना जी सेम बात है। सेम, जैसे वो कोई पूछे आप कम समझदार हैं, ज्यादा बेवकूफ हैं, एक ही बात है। इसमें कोई बात गलत सही नहीं है, एक ही बात है। कम समझदार व्यक्ति ही, उसके लिए आपको दो व्यक्ति ढूंढने की जरूरत है? एक ही में दोनों क्वालिटी है। तो बताइए, इसका मतलब दोनों बातें बिल्कुल सेम सेम है, तो गलत सही का प्रश्न नहीं उठता, एक ही बात है। कैसे एक बात है? वही पुरानी बात याद करो। किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने ही मोल होते हैं। तो अगर ये है तो ये है, सेम बात है। तो अगर मैं इनमें से कोई भी क्राइटेरिया, मान लो ये वाला क्राइटेरिया मैंने फॉलो कर लिया, तो ऊपर वाला अपने आप फॉलो हो जाएगा। और अगर मैं ये फॉलो करते हुए आंसर निकाल लेता हूं, तो जो इससे आंसर आएगा वो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का आंसर होगा। क्योंकि मिनिमम मास का एक ही क्राइटेरिया है, कम से कम एटम रखिए। भाई एटम तो रखेंगे ही रखेंगे, और कम से कम रखिए, तो कितने रखे मैंने? वन। ये फॉलो करते हुए जब आप इसका मास ढूंढेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर बी के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो उसके एटम मिनिमाइज कर दो, सी के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो ये एक लॉजिक है, ये नोट करें। प्रश्न लगाएंगे तो बात समझ में आएगी। इसको कहां पे इस्तेमाल में लेते हैं? जैसे कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे एटम है, 5 एटम है, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, और आपको नाम भी नहीं पता है दो चार के। तो जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन पता ही क्या क्या होता है, तो उसमें सल्फर भी होता है। आप कोई और पकड़ लीजिए, बड़ा सा प्रोटीनिक मॉलिक्यूल पकड़ लीजिए, उसमें 50 चीजें हैं। तो इस प्रकार का जब आप कुछ कॉम्बिनेशन लेते हैं जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें आप कोई एक एटम के रिस्पेक्ट में क्या बताना पूछेगा आपसे? उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताइए। जैसे कि ये प्रश्न है, पढ़ें इसको। इंसुलिन कौन है? इंसुलिन एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, इसको आप किस तरह ट्रीट करें? इसकी तरह। इसके अंदर कौन है? तो बताइए, सल्फर इनमें से कोई एक होगा, एबीसी में से कोई? तो इसलिए मैंने क्या कहा, प्रश्न हमेशा किसी एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट में पूछेगा। अब ये डेटा है, इससे आपको बताना है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इंसुलिन का, लॉजिक यही है। ये नोट कर लिया? लॉजिक ये इस्तेमाल करना है। बस ए एक्स बी वाई सी जेड की जगह क्या लिख दोगे बताओ? इसकी जगह किसका नाम आएगा? इंसुलिन की जगह। और इसकी जगह किसका नाम आएगा? सल्फर का। बराबर। सवाल नोट करो। लॉजिक बहुत सिंपल प्लेन है, बस एक मॉलिक्यूल में आपको एक एटम रखना है और एक मोल में एक मोल रखना है, सिंपल। कम से कम एटम एक रख सकते हैं, वही रखेंगे। भैया नींद आ रही है? सब ठीक है?
सो लिया करो रात में। रात में चलता हो हेलो हाउ आर यू TTYL है। देखो भाई, कह रहे भाई TTYL क्या होता है? भाई शहर में नया आया है लगता है। देखो भैया, नहीं जानो तो बेहतर है। अगर अभी तक नहीं जानते तो मत जानो, ऐसे निकल जाना, बाद में जान लेना। देखो यहां पे क्या कह रहा है, इंसुलिन है और 16% सल्फर है उसके अंदर। आपको बताना क्या है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास किसका। तो बताइए क्या कंडीशन लगाऊं। अगर मैं 1 मोल लेता हूं किसका, इंसुलिन का, तो कितने मोल सल्फर कंटेन कराऊं, 1 मोल सल्फर, क्योंकि इससे कम मैं कंटेन करवा ही नहीं सकता। भाई इसका मतलब हो गया कि आपने 1 मोल में अगर 1 मोल रखवाया है तो 1 मॉलिक्यूल इंसुलिन में 1 एटम सल्फर का होना चाहिए, और 1 एटम से कम तो आप रख ही नहीं सकते सल्फर का। तो कम से कम 1 रखेंगे रखेंगे, और 1 से ज्यादा मैं रख नहीं रहा। तो यही कंडीशन है बस। तो ये कंडीशन अगर मैं फॉलो कर लूं तो इसको फॉलो करते हुए जो मास आएगा किसका, इंसुलिन के 1 मोल का, क्या वो इंसुलिन का मिनिमम मास होगा और 1 मोल का भी होगा। दो बातें देखें भाई, इससे अगर मैं 1 मोल का मास, इस कंडीशन को फॉलो कर लूं और इसको फॉलो करते हुए 1 मोल इंसुलिन का मास ढूंढ लूं, तो क्या वो इंसुलिन के 1 मोल का मास होगा। और 1 मोल का ढूंढ रहे हैं तो 1 मोल का तो होगा ही ना। और क्या वो मिनिमम भी होगा, क्योंकि यही कंडीशन है मिनिमा की, क्योंकि ये कंडीशन यहां से आई है। बस यहाँ नाम ही तो बदल गए दोनों जगह। यहां कौन हो गया सल्फर, यहां कौन हो गया, कल को कोई नया भी आ सकता है। अरे ठीक है क्या, कल को यहाँ हीमोग्लोबिन हो जाएगा, यहाँ पे Fe हो जाएगा। अरे ठीक है क्या, तो चीजें बदलती रहेंगी, लॉजिक यही है। अब अगर लॉजिक यही है तो बताइए 1 मोल सल्फर मतलब कितने ग्राम। तो मेरे को 32 ग्राम सल्फर ही कंटेन करवाना है किसके अंदर, 1 मोल इंसुलिन, 2 मोल में नहीं, 1 मोल में। मेरी रिस्ट्रिक्शन फिक्स हो गई है कि मेरे को 1 मोल इंसुलिन में कितने ग्राम सल्फर रखना है, 32। क्या 33 रख सकता हूँ, क्या 33 नहीं है, क्या 31 रख सकता हूँ। 31 नहीं रख सकता हूं इसका कारण अलग है, और 33 नहीं रख सकता हूं इसका कारण अलग है। हर ना का कारण एक जैसा नहीं होता है, समझ पा रहे हैं। आपको कोई ना बोले तो उसकी वजह अलग अलग हो सकती है, बात को समझिए। देखिए कोई पूछे 31 क्यों नहीं रख सकते, 1 मोल इंसुलिन में 31 क्यों नहीं रख सकते। आप कहेंगे 1 मॉलिक्यूल में कम से कम 1 एटम तो रखोगे भैया, 1 एटम तो रखोगे, तो 31 रख दोगे तो फिर तो 1 मोल से भी कम रखना पड़ेगा, वो रख ही नहीं सकता मैं। अरे ठीक है क्या, कह रहे 33, 33 इसलिए नहीं रखना क्योंकि मिनिमम निकालना है, तो ज्यादा रखना नहीं है मेरे को, बोला गया है मेरे से। अरे ठीक है क्या, तो ना दोनों जगह है लेकिन दोनों का कारण फर्स्ट क्लास। एक और रिस्ट्रिक्शन है, अगली जो रिस्ट्रिक्शन उसको ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, इंसुलिन के अंदर क्या होना चाहिए, 16% सल्फर। आइए इस रिस्ट्रिक्शन को पकड़ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। आपसे कहता है कि इंसुलिन के अंदर भी एक और रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी है हमें, 16% सल्फर रखिए। तो ये तो उसने एक कंडीशन दी है अपनी तरफ से, ये उसकी इच्छा है। वो कह रहा है कि इतने से आप आंसर निकाल नहीं पाओगे। अगला डेटा आपको क्यों दे रहा है बताएं। भाई मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की तो यही कंडीशन है, कह रहा है लेकिन इतने से तुमको सॉल्व, तो कहें आओ तुम्हारी थोड़ी मदद कर दें। तो ठीक है क्या, इतने से आप क्यों नहीं निकाल पाएंगे। आपको बस इतना पता है कि 32 ग्राम सल्फर रखना है, अब उसके लिए इसके 1 मोल का मास कितना रखना पड़ेगा हमें क्या पता, बस कंडीशन पता है कि 32 ग्राम सल्फर रखना है। अब आप उसको ये बता के आ जाओ, भाई साहब 32 ग्राम सल्फर रखिएगा, जो मास आए 1 मोल का वही आंसर है। बात ठीक है, लेकिन क्या आंसर है वो पता ही नहीं अभी तक आपको। क्यों नहीं पता है, क्योंकि डेटा थोड़ा कम है, इसलिए वो आपसे कह रहा है कि आओ तुम्हारा बोझ हल्का करें। तो उसने आपको एक डेटा का ये भी ले लो, अब ये हिंट और है, इसको भी जोड़ दो बराबर। अब इसको भी जब जोड़ दोगे तो दोनों जोड़ने के बाद आपको आंसर ठीक है। ये कहता है इंसुलिन में 16% आपको सल्फर कंटेन भी करवाना है, तो मतलब इसका मतलब कौन सा ये परसेंट है, W/। तो अगर मैं 100 ग्राम इंसुलिन लेता हूं, भाई अगर 100 ग्राम इंसुलिन लेता हूं तो क्या मेरे को 16 ग्राम सल्फर रखना ही पड़ेगा, ऐसा सवाल बनाने वाली पार्टी ने हिंट दिया है। तो अगर मेरे को 16 ग्राम सल्फर रखना है तो क्या मेरे को 100 ग्राम इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। तो अगर मेरे को 32 ग्राम सल्फर कंटेन कराना है, 32 क्यों कंटेन कराना है,
क्योंकि पीछे बात हो चुकी है अपनी। तो क्या 32 अगर कंटेन कराना है तो क्या मुझे 200 ग्राम इंसुलिन लेना पड़ेगा? इससे कम नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। और क्या मैं 32 के अलावा 33 कंटेन करवा सकता हूं? क्यों? क्योंकि मिनिमम निकालना है। 31 कंटेन करवा सकता हूं? नहीं, क्योंकि एक एटम तो रखना ही है, तो 32 ही कंटेन कराएंगे। और उस 32 कंटेन कराने के लिए आपको सल्फर के साथ साथ इंसुलिन कितना लेना पड़ेगा? 200 ग्राम। अब दो बातें मिला दो, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली। ये लाइन कहती है कि 32 ग्राम सल्फर इंसुलिन के 1 मोल के अंदर होना चाहिए। इससे 1 मोल का जो मास आएगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, ये लाइन क्या कहती है? 32 ग्राम सल्फर 200 ग्राम इंसुलिन के अंदर होना चाहिए। और दोनों बातें एक साथ सही रखनी है, दोनों बातें सही माननी है। अब मिला दो, 32 ग्राम यहां भी कॉमन है, 32 ग्राम यहां भी कॉमन है। इसका मतलब 1 मोल इंसुलिन का मास कितना रखना है आपको? 1 मोल इंसुलिन का मास कितना रखना पड़ेगा भाई? 200 ग्राम ही रखना पड़ेगा, इससे कम भी नहीं चलेगा और इससे खत्म हो गया। तो यही इसका क्या है, ये 200 ग्राम ही 1 मोल इंसुलिन का, वो कम से कम 1 मोल का मास है, वो कम से कम 1 मोल का मास है, जिसमें दो बातें एक साथ हो जाती हैं। क्या? 16% सल्फर भी हो जाता है और वो एक मॉलिक्यूल में एक एटम रखने वाली रेस्ट्रिक्शन भी फॉलो हो जाती है। इसलिए यही वो मास है जिसके अंदर आपको कम से कम आंसर भी मिलेगा 1 मोल का और दोनों रेस्ट्रिक्शन भी फॉलो हो जाएंगे। तो यही कौन है, कौन आ गया? ये यही मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है। ये तो लॉजिक हो गया। अब सुने ध्यान से। अब क्या होता है, पैदल जनता इतना समझती नहीं है, उसको इतना दिमाग लगता है बहुत ज्यादा, क्या मेरा पूरा कल तक का खर्च हो गया। अब उनके लिए एक तरीका बनाया गया है। तरीका ये है सिंपल सा कि भाई मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को सीधे आंसर लिख दें। क्या आंसर है? ऊपर लिख दो भैया 100, नीचे लिख दो परसेंटेज और मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक वेट, सवाल खत्म। सवाल पढ़ लो। इंसुलिन था, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास चाहिए आपको, 100 लिख दो ऊपर, परसेंट कितना दिया? 16%। एटॉमिक वेट किसका लगाओगे? जिसकी बात हो रही है सल्फर की, कितना? ये आंसर। तो ये लगाई जीवन ने खुशियां भरी है। लेकिन अगर आपसे कोई कॉन्सेप्चुअल बात उसने पूछ ली, उसने पूछा कि बताओ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या कंडीशन होती है, और आपको ये सब पता ही नहीं कि भाई साहब 1 मोल इंसुलिन में 1 मोल सल्फर कंटेन कराना है या 32 ग्राम सल्फर कंटेन कराना है, तो आप फिर लौट आएंगे, कहेंगे मेरे को तो ये वाला बताया गया था, ये बता दूं क्या तुम्हें 2 बार? तो कहेगा नहीं ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। कॉन्सेप्चुअल बातें भी आनी चाहिए। और अगर वहां प्रश्न केवल लगाना है तो आप जल्दी भी, भाई अगर सीधा सवाल आता है तो इतना क्यों दिमाग लगाएंगे, सीधे खत्म करेंगे, ये लगाएंगे। और कुछ अगर अंदर की बात पूछता है, गड्ढा करता है वो, तो आप भी जाइए गड्ढे में। नोट करें, मतलब हर प्रकार का खेल खेलना आपको आना चाहिए, उसका कब क्या पता नहीं मन कर जाए। ऐसा नहीं कि जब वो खेलने के लिए गया आप कह रहे मैं सीख के आता हूं, ऐसा नहीं। रेडी रहिए। प्लीज प्लीज, सुनाई नहीं पड़ता। सॉफ्टवेयर इस टाइप का बना रखा, वो लेता नहीं है बिना प्लीज के। तो देखिए, एक रिस्ट्रिक्शन ये वाली थी भी, इसको फॉलो कर लिया, एक पीछे वाली थी उसको फॉलो कर लिया, दोनों को मिला दिया, बस एक ही काम है, सिंपल। ये उसने आपको मदद करने के लिए डेटा दिया है, क्योंकि उससे आप केवल निकाल ही नहीं पाओगे, उससे आप केवल कंडीशन बता पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे कि आंसर कितना, पीछे वाली से। और इससे आप ये बता दोगे कि भाई 32 ग्राम रखने के लिए कितना रखना है इंसुलिन का मास, उससे पता चलेगा कि 32 ग्राम सल्फर रखना है। दो बातें देखिए, यहां से हम क्या ढूंढ रहे हैं कि 32 ग्राम सल्फर रखने के लिए कितना इंसुलिन कम से कम चाहिए, और वहां से क्या ढूंढ रहे हैं, वहां से ढूंढ रहे हैं कि 32 ग्राम सल्फर ही क्यों रखना है। पीछे वाले से आपको क्या पता चला कि आपको 32 ग्राम सल्फर ही कंटेन कराना है, किसके अंदर? 1 मोल में, 33 नहीं, 31 नहीं। ये कौन बता रहा है? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की कंडीशन। और ये आपकी क्या मदद कर रहा है कि 32 रखने के लिए कितना मास आपको इंसुलिन का लेना चाहिए। दो बातों को मिला दें।
तो इंसुलिन के 1 मोल का कम से कम मास आ गया कितना? 200। कोई पूछे 200 क्या चीज है, तो आप कहेंगे 200 ग्राम। ध्यान सुनने, 200 ग्राम किस चीज का आंसर है? तो 200 ग्राम इस चीज का आंसर है, ये इंसुलिन के 1 मोल का वो कम से कम मास है। क्या है? इंसुलिन के 1 मोल का वो कम से कम मास है जिसके अंदर 16% सल्फर भी होता है। हेलो, क्या बोला? ये इंसुलिन के 1 मोल का कम से कम, क्योंकि कल को लैंग्वेज चेंज करके वो प्रश्न पूछ सकता है। अब आपको आदत पड़ी है किसकी? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाने की। उसने पूछा फाइंड आउट द मिनिमम मास ऑफ 1 मोल ऑफ इंसुलिन विच कंटेन्स 16% ऑफ सल्फर। आप कह रहे हैं वो सवाल थोड़ा अलग हो गया, ये अलग हो गया, कहानी एक ही है। आपसे पूछता है 1 मोल इंसुलिन का मिनिमम से मिनिमम मास बताओ जिसके अंदर 16% सल्फर हो। तो बात तो वही है ना भाई, घुमा के पूछ रहा है वो। चलें, अब ये हो जाएगा सीधे सवाल। मान लो सीधा प्रश्न आता है, कई बार ऐसे सवाल आते हैं, तो आप सीधे टिक करिए 100/% इंटू एटॉमिक वेट, हर जगह सही है। अगर ये भी मान लो हीमोग्लोबिन होता और एफई की बात हो रही थी, तो बस एटॉमिक वेट चेंज हो जाता, परसेंटेज चेंज हो जाएगा, परसेंटेज वो बताएगा, एटॉमिक वेट तुम लिख जाना है, कहीं वो भी वही बताया। चलिए भाई, हिंट डालिए, उसके बाद लॉज, हम लोग लॉज के बारे में जाएंगे। लॉज के बारे में जानिए। कहने कौन सारे बताते हो, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ? नहीं, वो नहीं, केमिस्ट्री के लॉ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हिंट डालिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला कानून, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में गिवन बाय लेवोसियर एंड प्रूव्ड बाय लैंडोल्ट। नाम है, इस सब आरपीएमटी में पहले पूछा जाता था, बंद हो गया इसीलिए। लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। तो देखिए, फादर के बारे में बताया, मदर ही बताना चाहिए। देवर कौन है? तो फादर ही क्यों बताया? लॉजिकल प्रश्न है नहीं, बाकी रिश्ते बताइए। बुआ कौन है, फूफा कौन है? लिखें, गिवन बाय लेवोसियर एंड प्रूव्ड बाय लैंडोल्ट। तो लेवोसियर ने दिया था, लैंडोल्ट ने इसको प्रूव कर दिया था एक एक्सपेरिमेंट करके। कहता क्या है, लिखें। लॉ क्या है? मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड। मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। किस में वैलिड है ये सब बातें? केमिकल रिएक्शन में और फिजिकल रिएक्शन में। कहां लगाते हैं ये सब कॉन्सेप्ट? किसी केमिकल रिएक्शन में, उसमें भी बात चलेगी, और किसी फिजिकल रिएक्शन में भी चलेगी। ठीक है, लैंडोल्ट ने कैसे प्रूव किया था, उस पर आइए, एक्सपेरिमेंट। लैंडोल्ट ने एक एच ट्यूब ली थी, यूट्यूब नहीं, इस प्रकार की। इसके अंदर एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट भर दिया और एक तरफ NaCl। ये एक्सपेरिमेंट था इनका, आग लगे ऐसे एक्सपेरिमेंट को।
फिर उन्होंने इसका वजन ले लिया था। अब ठीक है, उस जमाने में बढ़िया मानते थे ये सब चीजें। अब इसमें क्या है, एच ट्यूब में कुछ कुछ मास ले लिया दोनों को और इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसका वजन ले लिया। फिर क्या किया, इन दोनों को आपस में मिक्स होने दिया। कैसे मिक्स होने दिया, देखिए यहाँ पे जगह है इधर से इधर जाने की ऐसे, तो क्या किया, ऐसे इसको बंद कर लिया चारों तरफ से जब, तो इसको ऐसे झुनझुने की तरह हमने मिला लिया, तो इधर उधर सब मिक्स हो गया मामला। AgNO3 NaCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AgCl प्लस NaNO3। फिर इसके बाद जब ये सब हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो दोबारा से मास लिया। दोबारा मास वही आया जो पहले था, इसका मतलब मास कंजर्व है, जबकि जो रिएक्टेंट थे वो खत्म हो गए और प्रोडक्ट ने बन गए हैं, एक केमिकल चेंज हुआ है, लेकिन मास में कोई परिवर्तन, ये सिंपल सा लॉ है, इसीलिए आखिरी में पढ़ाया जा रहा है। तो पूरे मोल कॉन्सेप्ट में इसका क्या यूज है, कोई नहीं है। आपने सब पढ़ लिया, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लें, बस पढ़ने के लिए थोड़ा। चलें भाई, ये कौन सा चेंज है भाई, केमिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज में भी सही है और फिजिकल चेंज में भी सही है, चेक करें। जैसे कोई रिएक्शन ले लें, रिएक्शन ये है, तो कठिन बातें सब खत्म हो चुकी हैं, सब आसान बातें, सुनते जाएं बस। मान लें T इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में मैंने इसका 1 मोल ले लिया। 1 मोल का मास कितना होगा इसका, 100 ग्राम। ये 0 0 ऐसे पढ़ चुके हैं आप पहले भी। अब T इज इक्वल टू T1 में मान लो रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, तो इसका 1 मोल खत्म हो गया, तो 100 में से कितना जाएगा, ये पूरा 1 मोल खत्म हो गया, तो इसके कितने मोल बनेंगे, 1 मोल कितने ग्राम, 40 प्लस 16 कितने ग्राम, 56 ग्राम। इसके 1 मोल बनेंगे, तो सब बातें हो चुकी हैं पीछे सवालों में। कुल मिला के देखिए, इनिशियली कितना रिएक्टेंट था, 100 ग्राम, प्रोडक्ट 0 0 थे, फाइनली कितना नेट में मामला बना, 100 ग्राम, क्योंकि ये खत्म हो गया और ये दोनों मिलके कितने हो गए, 100। तो आप क्या बोलेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली टेकन, इनिशियली आपने कितना मास लिया था रिएक्टेंट का वो देख लें, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो फाइनली फॉर्म्ड हो गया वो देख लें। अगर 100% कन्वर्जन है, कितने परसेंट कन्वर्जन है, तो क्या यहाँ पे देखिए प्रश्न में 100% कन्वर्जन हुआ है क्या, 100% कन्वर्जन का मतलब होता है 100% यील्ड। कहीं आपको सवाल मिल जाए कितना, 50% यील्ड, उसका मतलब कन्वर्जन 50% हुआ है, 100% नहीं हुआ है। तो अभी कितने परसेंट कन्वर्जन हुआ है, 100%। तो बताइए 100% जब कन्वर्जन होगा तो रिएक्टेंट इनिशियली कितना लिया था आपने, 100 ग्राम, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली टेकन। प्रोडक्ट आपको पूरा कन्वर्ट होके मिल गया, कितना मिला, इसका 56 इसका 44 जोड़ दो, 56 प्लस 44, क्या ये दोनों मास बराबर आ रहे हैं, यही लॉ है। तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, पहले भी कर चुके हैं बात। क्या ये लॉ सिर्फ 100% कन्वर्जन पे ही सही है, नहीं, किसी भी स्टेज पे सही है। जाओ, मैं नहीं मानता, तो 50% पे करके देख लीजिए, हो गया, नोट कर लिया, ठीक है। मान लो मैं 50% कन्वर्जन कर दूं, तो इसी सवाल में टाइम इज अप। चलो आखिरी बात सुनो, बस खत्म करते हैं। मान लो ये 100 ग्राम है, ये 0 0 थे, फिर बताओ 100 में से कितना कन्वर्ट हो गया, 50 ग्राम, कितने मोल, आधे मोल। आधे मोल इसके जाएंगे, अगर एक जाता तो एक बनता, आधे जाएंगे तो इसके 1 मोल का 56, तो एक आधे मोल का 28 ग्राम बनेगा, इसके 1 मोल का 44, आधे मोल का, अब ये बनेगा। T इज इक्वल टू 0 देख लो, T इज इक्वल टू T1 देख लो, कितने परसेंट कन्वर्जन हुआ है, 50% कन्वर्जन। प्रोडक्ट कितना बना है, 50%, जितना बन सकता था उसका 50%, इसी को बोलते हैं 50% आउटपुट, 50% यील्ड। यील्ड मतलब समझ रहे हैं,
आउटपुट। तो ऐसा कहीं आपको नाम मिले तो इसका मतलब 50% ही कन्वर्जन प्रोडक्ट में हुआ है। ठीक है, अब बताएं इनिशियली कितना मास है रिएक्टेंट का। अच्छा, फाइनली हमारे पास रिएक्टेंट बचा है क्या, प्रोडक्ट भी बना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, बट टी इज इक्वल टू T1 दोनों का मास जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, इनिशियली कितना था 100 ग्राम, फाइनली रिएक्टेंट कितना बचा 50 ग्राम, और प्रोडक्ट कितना बना 28 ग्राम प्लस 22 ग्राम। तो बताइए क्या ये सब बराबर है एक दूसरे के। इधर वाली पार्टी ये कौन, मास ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली टेकन, और उधर कौन कौन है, ये कौन है, मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग। ये 50 कौन है, मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग, और बाकी उधर कौन है, ये मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो फिर दोनों को देखना पड़ेगा भाई, अगर पूरा कन्वर्जन नहीं हुआ है तो, कॉमन सेंस की बात। तो क्या मास कंजर्वेशन हर स्टेज पे चल रहा है, चाहे रिएक्शन कितने परसेंट कन्वर्ट हुई हो, 50%, चाहे 40%, चाहे 100%। थोड़ा बहुत बाकी नेक्स्ट टर्न में खत्म करेंगे, अगले टर्न पे मोल समाप्त है। नया टॉपिक भी स्टार्ट हो सकता है जो कि केमिकल काइनेटिक्स। नमस्कार, मॉड्यूल पूरा लगा लें हम।